कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी होस्ट चिंकी आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। आने वाले दिनों में आपके लिए मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं उसका नाम है पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। ये हमारी पहली बुक का यानी हमारी 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का ये आपका चैप्टर है। नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि जो आपकी बुक्स हैं वो उनका न्यू पब्लिकेशन आया है, तो उसमें क्या हो गया है कि जो आपके चैप्टर्स हैं उनके नंबर जो है चेंज हो गए हैं। शायद छठा आपका पाँचवा दिखाए और पाँचवा छठा दिखाए, तो उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, बस आप चैप्टर का नाम याद रख लो, वो बहुत ज़्यादा ठीक है। क्योंकि चैप्टर के नाम से आप कहीं से भी इसका मटेरियल ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। मतलब पूरी पृथ्वी पे, हमारे पूरे ग्लोब पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं नेचर के प्रति मानव द्वारा, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए, उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उनका यूज़ कम करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेरी आपको वीडियोस मिलेंगी आपको सारी की सारी टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पब्लिकेशंस पे मिलेंगी। इनके बाहर से आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं ना, जो आपका पर्यावरण को लेकर आंदोलन वगैरह होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। आपको पता होगा कि पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। और जो आपका कंजर्वेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए कि आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी उनका उपयोग कर पाएँ, उनको अच्छी तरह यूज़ करना, मात्रा में उपयोग करना। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक लाइन दे रखी है आपको बॉक्स में, जैसे आपकी इंग्लिश में होता है ना बिफोर यू रीड, तो ऐसा ही कुछ दे रखे हैं वहाँ पे कि 1960 के दशक से पर्यावरण के मसलों पर जोर पकड़ा गया देश द्वारा। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा विश्व है उसने कहीं ना कहीं 1960 के दशक से क्या था कि जोर देना शुरू कर दिया था, इस तरफ ध्यान आकर्षित कर लिया था अपना पर्यावरण के प्रति। अब पर्यावरण के मसलों पर विभिन्न देश बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले इस मामले पर कोई देश इतनी तवज्जो नहीं देता था, इतनी अटेंशन नहीं देता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारा जो पर्यावरण था वो ठीक था, वो अपने आवरण में था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उद्योग इतने सारे लग रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका हरण हो रहा है, उनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि अब हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में है। तो इसी को लेके 1960 के दशक से पूरा जो आपका ग्लोब है वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो गया था पर्यावरण के मसले को लेकर। और अब क्या होता है कि पर्यावरण के मसले पर बहुत सारे देश बात करने के लिए तैयार है। पहले तो कोई देश मानता ही नहीं था कि पर्यावरण का भी कोई मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो अब ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है पूरे ग्लोब पे, पूरा जो आपका पृथ्वी है उसके ऊपर। अब हमारे पर्यावरण में हमें बहुत सारी क्या है समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, जिससे क्या होता है आपका मौसम चेंज हो जाता है, आपकी बारिश टाइम से नहीं होती है, ठंड बहुत लेट आती है, बहुत जल्दी चली जाती है। मतलब पहले क्या होता था कि एक टाइम फिक्स होता था कि दिवाली के बाद आपका क्या है रजाइयाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि आपकी जो ठंड है वो आना स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन अब क्या होता है जनवरी तक आ जाती है लेकिन ठंड उतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है। और क्या होता है आपका जो मार्च के आसपास में होता है, मिडल ऑफ मार्च, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो ठंड है वो जाने वाली होती है। तो यही चीज़ हो रही है कि बारिश टाइम से नहीं होती है, मानसून में आपको कभी बारिश टाइम से देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यही सारी चीज़ हम देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण है उस पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। पहला तो है कृषि योग्य जो भूमि है वो घट रही है कहीं ना कहीं। जो कृषि योग्य है यानी कि जो आपकी खेती करने लायक ज़मीन है वो घट रही है। वो क्यों? अब इतने सारे उद्योग लगाए जा रहे हैं। अब किसान भी बहुत सारे क्या है शॉर्टकट अपनाने लग गए हैं। वो जो आपका उर्वरक होता है ना, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, वो इसका इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं कि मिट्टी से क्या होती है जो उसकी उपजाऊपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जो चिमनी से आपका धुआं वगैरह निकलता है, उद्योगों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो वो धुआं क्या होता है आपकी मिट्टी में मिलता है, जिसके बाद क्या होता है मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका कृषि योग्य भूमि है वो घट रही है। उसके बाद आता है अब चरागाह के चारे ख़त्म हो रहे हैं। चारागाह होता है जहाँ पे हम अपने पशुओं को लेके जाते हैं चरने के लिए। वहाँ पे घास वगैरह हो गई, खरपतवार, बेसिकली जो आपका वीड्स होता है वो हम अपने क्या है
जानवर को खिलाते हैं ताकि वो खाएं और फिर क्या है दूध वगैरह दें। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। वो क्यों ख़त्म हो रही हैं? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, उसे उद्योग लगाना है, पैसा कमाना है। तो उद्योग लगाने के लिए उसे एक बहुत बड़ी भूमि चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पेड़ को काट देता है, घास फूस सब कुछ काट के जला वगैरह देता है। चारागाह के चारे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, आपका मत्स्य भंडार ख़त्म हो रहा है, जो आपका मछली पालन है वो भी कम हो रहा है, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं गोवा वगैरह में, जो आपकी तटीय इलाके हैं वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो वो जो भी अपने साथ कैरी करके लाते हैं स्नैक्स वगैरह, वो उसका जो रैपर वगैरह होता है वो उसी में फेंक के चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी क्या है दूषित हो जाता है। हम अपनी जितनी भी गंदगी होती है वो सब कुछ पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से पानी पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। जल की कमी हो रही है। जल की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि मानसून के टाइम पे बारिश आपको कभी भी टाइम पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब मानसून जाने वाला होता है तब आपकी बारिश आती है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि बारिश जब आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक मात्रा में आ जाएगी कि बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे, और नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी कि रेगिस्तान वाले हालात हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी है। खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब उगाने की ज़मीन ही नहीं है तो फिर जो आपका अनाज वगैरह है उसमें कमी तो आएगी आएगी। अब फसल कम उगेगी तो उसका उत्पादन भी कम ही होगा। विकासशील देशों में पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी क्या है इंडस्ट्रीज़ लगाती है, उद्योग लगाती है। उसमें बहुत सारा क्या है वो प्रोड्यूस करती है बहुत सारा कचरा, जिसको वो नदियों में बहा देती है, मिट्टियों में मिला देती है। कुछ लोग तो ये करते हैं, यानी कि कुछ देश ये करते हैं कि वो अपना कचरा क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से क्या है उसे बंद कर देते हैं। इससे भी क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता क्या है ख़त्म हो जाती है। अब एक आपके सामने वर्ड आता है पर्यावरण। तो एक बार हम इस वर्ड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही पर्यावरण से स्टार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो परि इसमें हमारा क्या है प्रीफिक्स, यानी कि आगे वाला वर्ड, जिसका मतलब होता है ऊपरी। और जो आपका आवरण है वो है आपका सफिक्स, यानी कि प्रत्यय, जिसका मतलब होता है वह आवरण। जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है उस आवरण को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। मतलब कि जो वनस्पति तथा जीवों को ऊपर से ढक कर रखता है वो आवरण कहलाता है पर्यावरण। तो इस वर्ड का ये मतलब था। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के जो संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इसका मतलब ये है कि प्रकृति से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है, जिनका हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, प्राकृतिक संसाधन। मानव जीवन का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। जो हमारा मानव जीवन का अस्तित्व है ना, वो प्रगति और विकास के जो संसाधन हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। आदिकालीन अवस्था से ही मानव अपनी सारी की सारी जो आवश्यकता का भरण पोषण है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा ही करता आ रहा है। जब आपको पता होगा कि जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था, यानी कि वो जब आदि मानव वाली अवस्था में था, वो क्या करता था, वो शिकार करता था, वो फल तोड़ के खाता था, पेड़ों की छांव में सोया करता था। तो ये क्या है, मतलब स्टार्टिंग से ही मानव क्या करता आ रहा है कि वो अपनी जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं कहाँ से लेता है, प्रकृति से। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं। विश्व भर में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारणों की सारणी, मतलब कि जो पूरा आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, आपका पूरा ग्लोब है, वहाँ पे पर्यावरण के प्रदूषण के कितने सारे कारण हैं, उनमें से कुछ हम पढ़ते हैं। पहला आपका आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे जो संसाधन हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, उनका हनन हो रहा है। आपको पता ही होगा, एक अनुमान के बिहाव पे ये कहा जा रहा है कि 2025 तक जो भारत की जनसंख्या है वो कम से कम 135 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है उस देश को कहीं ना कहीं प्रगति करने में बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। हानियाँ कैसी? क्योंकि किसी के पास जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, कहने का मतलब है कि अगर किसी देश के पास जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसे उतने ही ज़्यादा क्या है, संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हर इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और रहने के लिए घर बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपके पेड़ पौधों में कमी आएगी। खाना खाने के लिए उसे फसल उगाने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उद्योग वगैरह लग रहे हैं
तो पेड़ वगैरह को काटा जा रहा है, मिट्टियों में चिमनी का धुआं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मिट्टी की उपजाऊपनता क्या है, ख़त्म हो रही है। तो सबसे बड़ा कारक आपका जनसंख्या है, उसके बाद वनों की कटाई है। इंडस्ट्रीज़ को फिट करने के लिए मानव क्या कर रहा है, वो बहुत बुरी तरह से क्या कर रहा है कि आपके पेड़ पौधों को हनन कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनको हटा रहा है। क्या है, जो ग्रीन है ना हमारी पृथ्वी, उस पर से आपको कुछ टाइम बाद कलर दिखेगा भी नहीं। आप जब स्पेस में कभी देखेंगे, आप स्पेस का कोई फ़ोटो देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अर्थ को जब देखते हैं तो उस पर ग्रीन कलर के बहुत सारे आपको पार्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और वो क्या होते हैं, वो पेड़ ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि वो ग्रीन जो बिंदु है ना, वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ काटते जा रहे हैं। तो सेकंड कारण यही होता है। जो आपकी उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगर संसाधनों को बचाना है ना, तो हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। जैसे आपका विंड मिल हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इन सबको हम क्या है, फिर से बना सकते हैं। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब कि अब हर जो देश है वो अपने आप को सफल बनाना चाहता है, विकसित बनाना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करेगा, इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, अपनी कंपनी अपने देश में, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस दूसरे देशों तक फैलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दूसरे देशों में अगर कोई ब्रांच खोलेगा तो वहाँ पे भी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। परिवहन के अत्यधिक साधन, अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, यातायात के साधनों का भी उतना ज़्यादा ही यूज़ होगा। और यातायात के साधनों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जहरीला धुआं, जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता है। और तो और आपका क्या होता है, एक आपका शोर, जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, वो बढ़ता है। इससे कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो जितने भी कारक हैं आपके, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा देना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, औद्योगिकरण की जो आपकी नीति है उसको बढ़ावा देना, पर्यावरण के अत्यधिक साधन, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है जिस पे ये सारे कारक काम कर रहे हैं पूरे विश्व का क्या प्रदूषण बढ़ाने में। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के लिए उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण ला सकते हैं, वन संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण मित्र तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम ऐसी तकनीक का यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ करने से पहले कि यहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, उसको कोई हानि नहीं पहुँचाई जाएगी। हम ऐसे काम करें प्रगति वाले कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचाया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का जो है संतुलित प्रयोग करेंगे, एक लिमिटेड प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमें क्या होता है कि पेट्रोल जो हमारा साधन है, संसाधन है, उसको हमें बहुत लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसे बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगला उपाय है कि हम परिवहन के जो सार्वजनिक यानी कि जो सबके लिए होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर सिंगल आदमी भी एक अपना खुद का वाहन लेके जाएगा तो उससे सेम मात्रा में क्या है, प्रदूषण निकलेगा, जो कि नेचर के लिए अच्छा नहीं है। और पेट्रोल जो हमारा संसाधन है, बहुमूल्य, जो आपका काला सोना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि आने वाले टाइम में वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक दिन हम ऐसा निकाल सकते हैं कि हम अपना खुद का क्या है, वाहन यूज़ ना करके यातायात के जो सार्वजनिक साधन हैं उन्हें यूज़ कर ले। उससे क्या होगा कि प्रदूषण उतना नहीं फैलेगा और बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम, मतलब कि बच्चों को स्कूल में विषय पढ़ाने चाहिए कि पर्यावरण को हमें हनन नहीं करना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, हमें पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए। टीवियों पर हमें क्या करना चाहिए, प्रदर्शन शोज़ दिखाने चाहिए पर्यावरण से रिलेटेड कि हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं अपने नेचर का। और क्या हो सकता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर आपकी मैगजीन्स वगैरह हो सकती हैं, वहाँ पे आर्टिकल वगैरह छाप सकती हैं। आपके दूरदर्शन पे आपको इतना पता होगा कि हमारे भारत का बहुत बड़ा तबका आज भी क्या है, रेडियो सुनता है, जो कि गांव में निवास करता है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूरभाष पर क्या कर सकते हैं, इन कार्यक्रमों की गान करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपको पता होगा कि हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन हैं, तो इनकी हम मदद ले सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। आगे देखते हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। इसके बारे में पढ़ते हैं। वैश्विक मसलों पर सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, ने 1972 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें बताया गया था हमारे नेचर के बारे में ही।
इस पुस्तक में बताया गया था कि जो आपकी बढ़ती जनसंख्या है वो क्या करेगी, संसाधनों को घटा देगी। मतलब जितने ज़्यादा आपके लोग होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी जनसंख्या होगी, उतने ही आपके क्या है नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा आपके संसाधनों का, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही उसे यूज़ करना, उसके बाद उसे ज़रूरत भी पड़ेगी उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। उसे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए। कपड़ों से क्या, कपड़े किससे बनते हैं? आपके कपास वगैरह से। कपास को उगाया जाता है। अब उगाने के लिए हमें एक अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, एक अच्छी भूमि चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम कपड़े वगैरह बना सकें, पहन सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा आपके जो है संसाधन वो बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे। तो इस पुस्तक में ये कहा गया था। अब क्या होता है कि इन्हीं मामलों पर थोड़ा सा जोर देने के लिए एक सम्मेलन करवाया गया था, जिसको हम रियो सम्मेलन बोलते हैं। इसको हम वैसे UNCID भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसके दो नाम हैं, एक रियो सम्मेलन और एक UNCID। हमें हमारे रियो सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि है वो देखने के लिए मिल जाएगी आपको, जब आप देखेंगे, कभी पढ़ेंगे ना 1972 में कोई स्कॉट होम में कोई आयोजन करवाया गया था UNO द्वारा, वहीं से इसकी नींव पड़ी। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया था कि हमें सतत पोषण विकास को बढ़ावा देना है, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी। इसमें वनों का जो प्रबंधन होता है उसको बताया गया था, जो आपका संस्थागत मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बताया गया था। अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि 1992 में आपका जो रियो सम्मेलन है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तभी इसका नाम रियो सम्मेलन रखा गया। UNO का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर सम्मेलन, जिसको हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि UNO क्या है। तो UNO का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर सम्मेलन क्या कहलाता है आपका 1992 का रियो सम्मेलन। इसमें करीबन उस समय पर 170 देश शामिल थे। इस सम्मेलन में हज़ारों स्वयंसेवी संगठन भी शामिल थे, जैसे आपका ह्यूमन वॉच हो गया, एम्नेस्टी इंटरनेशनल हो गया, बहुत सारे ऐसे जो आपके स्वयंसेवी संगठन हैं वो शामिल थे। इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल थे। बहुराष्ट्रीय निगम से मतलब है जो आपका MNCs होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी शामिल थी। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो ये जो आपका रियो सम्मेलन से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको आपके एग्जाम्स में एक एक नंबर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इसको पूरा ठीक से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपके एग्जाम्स में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना और आपका एक भी नंबर क्या है खतरे में ना जाए या फिर छूटे नहीं। उत्तरी देशों की समस्या ओजोन परत है और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जबकि दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका पूरा अर्थ है ना, जिसमें उत्तर के साइड मतलब कि जो ऊपर के साइड वाले देश हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ओजोन परत। मतलब कि जो आपका ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ना, कहने सिंपल सी बात है कि जो आपकी ओजोन लेयर पतली हो रही है ना, वो उनकी प्रमुख क्या है समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग को लेके भी वो लोग बहुत ज़्यादा क्या है चिंतित है। वहीं लेकिन जो आपके नीचे वाले देश हैं, जो दक्षिण देश हैं, वो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने में ज़्यादा चिंतित है। मतलब कि हर दिशा के देशों के लोगों की अलग अलग चिंताएं हैं। उत्तर वाले ओजोन लेयर को देखते हैं ज़्यादा परेशानी वाली नज़रों से, और जो आपके दक्षिण यानी कि जो आपके नीचे वाले लोग हैं, साउथ साइड वाले लोग हैं, वो आर्थिक विकास के पर्यावरण प्रबंधन को ज़्यादा मायने रखते हैं। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए थे। मैंने आपको बताया कि जो आपका रियो सम्मेलन था इसमें आपका सतत पोषण विकास पर भी चर्चा की गई थी, और जब आपका विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत सारे क्या है उपाय वगैरह बताए गए थे। वनों का प्रबंधन बताया गया था कि हम वनों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं। जो आपका संस्थागत मैनेजमेंट है ना, मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, उसका एक मैनेजमेंट तैयार कर लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई थी आपके रियो सम्मेलन में। इसी सम्मेलन में आपका जो टिकाऊ विकास है ना, जिसको हम धारणीय विकास भी बोलते हैं, टिकाऊ विकास का तरीका भी सुझाया गया था। इसी विकास की कल्पना की जाए, विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, जिसको हम धारणीय विकास भी बोलते हैं। अब जो आपका इस लाइन का मतलब है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका भी सुझाया गया, जिसमें ऐसी विकास की कल्पना की जाए जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसको हमने धारणीय विकास का नाम भी दिया।
तो आपका विकास जो है ना, ये टिकाऊ विकास और धारणीय विकास कहीं ना कहीं सेम टर्म्स हैं, नाम अलग अलग है। तो टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि अभी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम उन संसाधनों को ऐसे यूज़ करेंगे कि आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी उसको यूज़ कर पाएँ। मतलब कि लिमिटेड हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे ताकि ये संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए बच जाए। तो इसी धारणा को हमने नाम दे दिया धारणीय विकास, जिसको हम टिकाऊ विकास भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके उत्तर वाले देश हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, आप यहाँ बहुत सारे देश हैं जो आपका आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, लाताविया है। ये सारे जो देश हैं ना, इनकी जो उत्तर वाले देश हैं हमारे वर्ल्ड के, तो इनकी जो प्रमुख आप कहें प्रॉब्लम है वो ओजोन लेयर को लेकर है और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। वही अगर हम दक्षिण की बात करें, आपका जिस साउथ साइड में आ जाइए आप, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका, मतलब जो आपके नीचे वाले देश है ना, तो इनकी जो प्रमुख आप कहें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पर्यावरण के विकास को लेकर बहुत सारी यहाँ पे चिंताएं दिखाई गई हैं। उत्तर में आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग, और जो आपका ओजोन लेयर परत पतली हो रही है, वहाँ पे ये देश ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और नीचे वाले पर्यावरण और विकास को लेकर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आगे देखते हैं। अब आपका क्या है कि जो आपका एजेंडा 21 है ना, ये आपका क्या है, रियो सम्मेलन है। यहाँ पे आपका बहुत सारे एजेंडे थे, तो यहाँ पे हम एजेंडा 21 पढ़ेंगे। इसमें यह कहा गया था कि विकास का तरीका ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। इसमें बहुत सारे आपके एजेंडे थे, हर एजेंडे को अलग अलग नंबर दिया गया था। तो आपके चैप्टर में आपका एजेंडा नंबर 21 है, जो मैंने आपको बताया। किसी भी देश का विकास अगर करना है तो हम ऐसे विकास करेंगे जिसमें पर्यावरण को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई हानि ना हो। तो ये हमारा एजेंडा 21 था। अब क्या है, जो हमारा पूरा ग्लोब है उसमें बहुत सारे क्या है, देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसकी अलग अलग क्या है, सोच विचार है, सबकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का जो रवैया है, जिनकी भूमिका है वो अलग अलग है। वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। जो विकसित देश हैं वो ये बोलते हैं कि उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसलों पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यह देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की बराबरी की जो है भागीदारी हो। अब जो विकसित देश है आपके, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है आपकी, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वो लोग ये बोलते हैं कि हम पर्यावरण की उस अवस्था की बात नहीं करना चाहते जो उसकी पहले थी, हम उसको आज की दिशा में ही देखना चाहते हैं और उस पर ही चर्चा करना चाहते हैं। और इस पर्यावरण को और अच्छा बनाने के लिए हर देश की सेम भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, जो आपके विकासशील देश है, मतलब कि उतनी जो डेवलप कंट्रीज़ नहीं है, वो क्या बोलती हैं, विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान सबसे ज़्यादा विकसित देशों के औद्योगिक विकास ने पहुंचाया है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इसका सेम रूप से क्या है, भरपाई करनी चाहिए इसकी, और इसकी क्या है, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश सभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ज़रूरी है कि उन पर प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, फैक्ट्रीज वगैरह लगा के जो पर्यावरण को अच्छी तरह से नुकसान पहुंचा के, वो अब लोग क्या है, एक सफ़ेद चोले में जाके बैठ गए हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन जो विकासशील देश है, मतलब जो अभी प्रक्रिया में है, जो समृद्ध होने की अभी सीमा में है, वो ये बोलते हैं कि हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है अपने देशों को क्या समृद्ध बनाना, उनका विकास करना। लेकिन जो हमसे बड़े देश हैं वो पहले पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के बैठ चुके हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, पर्यावरण की हानि का जो आपका मुद्दा है उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो आज ज़्यादा विकसित है, जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।